Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज। आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। होप दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स joy, prosperity and lots of happiness in your life. माता जी का आशीर्वाद आप सभी पे, हम सभी पे हमेशा बना रहे। ठीक है, तो कौन से नवरात्रे शुरू हो गए हैं? अश्विन महीने में जो आते हैं नवरात्रे वो शुरू हो चुके हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रे कहते हैं। ठीक है, तो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के दिन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये शुक्ल पक्ष क्या है, शारदीय क्या है। प्रथमा इज़ द फर्स्ट डे, राइट। तो शुक्ल पक्ष का जो फर्स्ट डे आता है, अश्विन महीने का शुक्ल पक्ष, उसका फर्स्ट डे जो आता है उसको, उस दिन के हम शारदीय नवरात्रे मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, जो अश्विन महीना है, हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट जो मंथ होता है वो चैत्र होता है। और इंग्लिश कैलेंडर चैत्र कब आता है? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अराउंड मार्च के आसपास आता है। ठीक है, ये हम साक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड मंथ है वैशाख, थर्ड है ज्येष्ठ, फोर्थ है आषाढ़, फिफ्थ है श्रावण, सिक्स है भाद्रपद और सेवन्थ है अश्विन। तो अभी जो है सितंबर का मंथ चल रहा है, राइट। सितंबर का ये मंथ चल रहा है और अश्विन महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, राइट। और हम शारदीय नवरात्रि क्यों कहते हैं? बिकॉज उसकी जो ऋतु है, यानी कि सीज़न जो है, अब कौन सा सीज़न चल रहा है? शारद जो है, शरद ऋतु चल रही है। हम कहते हैं ना, आपने हिंदी में सुना होगा कि शरद ऋतु चल रही है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी तो हमें इंग्लिश में सिखाया गया था कि देयर आर 3 सीजन, समर, विंटर और रेनी सीजन। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते गए और अभी अभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि ऑटम भी है। ठीक है, तो ऑटम सीजन को भी सीजन्स में पढ़ाया जाने लगा। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर कितने हमारे ऋतु आते हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कितनी ऋतु यानी कि सीजन्स होते हैं इंडिया में। तो 1 2 3 4 5 6 सीजन्स होते हैं। पहली जो सीज़न आती है उसका हम वसंत कहते हैं, यानी कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है। और ग्रीष्म जिसे हम समर सीज़न कहते हैं इंग्लिश में, वर्षा जिसे हम मॉनसून सीज़न कहते हैं। अब शरद चल रहा है, राइट। शरद जिसे हम ऑटम सीज़न कहते हैं, पतझड़ जिसे आप कहते हो। और उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी जिसको इंग्लिश में विंटर सीज़न कहा जाता है। और लास्ट सीज़न जो होता है शिशिर, जो कोल्ड एंड डीवी होता है। डीवी इज़ बेसिकली जो मॉइस्चर होता है एयर में, ठंडी भी होती है, मॉइस्चर भी होता है। आपने सुबह सुबह ग्रास पे देखा होगा, ग्रास पूरी गीली सी हो जाती है, ड्यू ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, राइट। तो उस वाले मौसम को हम शिशिर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नवरात्रे आते हैं, आज जो नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं वो अश्विन महीने के शरद ऋतु में आते हैं। और हर एक जो हिंदू मंथ होता है वो 15 डेज़ में डिवाइड होता है। ठीक है, 15 डेज़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो 15 मंथ्स के डे पे मंथ होता है, डिवाइड होता है। और अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर हर एक हिंदू मंथ, इंडियन मंथ, वो पूर्णिमा पे ख़त्म होता है, यानी कि फुल मून डे पे वो मंथ ख़त्म होता है। तो अभी अश्विन महीना चल रहा है, अश्विन महीना जब पूर्णिमा आएगी अश्विन महीने की, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण पक्ष हो गया है, अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष हो गया है, जिसके तहत हमने श्राद्ध देखे। इंडिया में श्राद्ध का जो वो पूरा रिचुअल्स थे वो किए गए। अब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है। शुक्ल पक्ष में बेसिकली क्या होता है, जो चांद होता है, मून होता है, वो बेसिकली बढ़ते हुए फेज में होता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है। कृष्ण पक्ष में चांद जो है वो घटते हुए फॉर्म में होता है और घटते हुए अमावस्या आ जाती है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द सीजन। शुक्ल पक्ष जिसमें चांद बढ़ता है, कृष्ण पक्ष जिसमें चांद घटता है। ठीक है, तो अश्विन महीना चल रहा है। ठीक है, अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है
और शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा है आज। आप चांद कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सी वाइट सी ब्लीक सी लाइन आपको दिखेगी। देन द्वितीय आएगा, चांद इस तरीके से दिखेगा। तृतीया थर्ड डे पे आपको चांद ऐसे दिखेगा। फोर्थ चतुर्थी पे ऐसा आएगा। पंचमी ऐसा आएगा। षष्ठी के दिन चांद ऐसा दिखेगा। सप्तमी के दिन चांद ऐसा दिखेगा। अष्टमी के दिन चांद ऐसा दिखेगा। फिर नवमी के दिन चांद ऐसा देखा जाएगा। नवमी पे नवरात्रि खत्म हो जाएंगे। फिर दशमी पे दशहरा आ जाएगा। ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ आपको ये पूरा चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो शारदीय महीना शारदीय नवरात्रे जो है अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथमा पे आते हैं। ठीक है, तो तिथि के हिसाब से ये नवरात्रे आते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। ठीक है जी। तो एक होता है शारदीय नवरात्रे। इंडिया में दो नवरात्रे मनाए जाते हैं, एक होता है शारदीय नवरात्र और एक होता है चैत्र नवरात्र, जो कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष पे ही आते हैं, वो भी प्रतिपदा दिन पे ही आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये सभी मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी हिंदू मंथ हो उसमें ये जो 15 डेज वाला पार्ट है, ये 15 डेज वाला पार्ट है, ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही जो चैत्र महीना है, चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष आएगा उसके प्रथमा के दिन जो है चैत्र नवरात्र मनाए जाएंगे। अब चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ होता है। मार्च के लास्ट डेज में ये चैत्र महीना स्टार्ट होता है एज पर ये इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपको ये दिया गया है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि किस समय के दौरान कौन सा हिंदू मंथ चलता है। ठीक है, तो चैत्र महीने के दिन जो यानी कि तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन हम चैत्र नवरात्रे मनाते हैं। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नवरात्रों में हम शारदीय नवरात्रों में देवी के 9 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 9 अवतार होते हैं जिनको पूजा जाता है। पहला अवतार यानी कि आज के दिन माँ शैलपुत्री जी को जो है आराधना की जाती है। ठीक है, इनकी आराधना की जाती है। ये क्या मैसेज देती हैं? आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज और कंपोजर बना रहे। ठीक है, और सेकेंड डे होता है माँ ब्रह्मचारिणी जी का, और इनको पूजने से आपको आपके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होगी? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर ट्रू नेचर। ठीक है, आप अपने आप को समझ पाओगे। ठीक है, थर्ड डे होता है चंद्र घंटा माता जी का, जो कि आपको अलर्टनेस का मैसेज देती हैं। ठीक है, और फोर्थ जो अवतार है माता का वो है कूष्मनंदा, जिस पे आप क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी। राइट, क्रिएटिविटी का मैसेज देती है। नेक्स्ट इज स्कंद माता। ठीक है, फिफ्थ जो अवतार है वो है स्कंद माता जी का, जो कि इनोसेंस, करेज और कंपैशन की देवी मानी जाती हैं। ठीक है, और कात्यायनी माता जी का अवतार है जो कि 6th अवतार है। इनसे आपसे मैसेज क्या मिलता है? आप अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दियर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कालरत्नी माता। ठीक है, कालरात्रि माता 7th अवतार है ये, और इनसे हमें क्या मैसेज मिलता है? ये आपको क्या देती हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं? यस, गिफ्ट्स फॉर यू, यानी कि आपको ये सारे अवतार जो हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। राइट, कि वो आपको क्या कुछ आशीर्वाद देती हैं। तो कालरात्रि माता जी आपको डायनामिज्म थ्रू डीप रेस्ट, तो आपको डायनामिज्म का आशीर्वाद देती हैं। और लास्ट अवतार महागौरी जी का, जो कि आपको विजडम का आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, तो नो दैट इज़ 8th, और 9th अवतार है सिद्धरात्रि माता जी का, जो कि आपको परफेक्शन एंड एनलाइटमेंट का आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, तो ये 9 स्वरूप हैं माता जी के जो हम पूछते हैं। ठीक है, और हर दिन नवरात्र में हमने देखा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको हर एक जो नवरात्रा का दिन होता है उस पर आपको शुभकामनाएं देते हैं, और कौन से देवी का, कौन से अवतार का हम जो है पूजा करते हैं वो भी आपको बताते हैं आपके ट्विटर हैंडल पे।
तो आज माँ शैलपुत्री जी को हम पूज रहे हैं, उनके अवतार को हम पूज रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले आपके स्लाइड में। तो वही मोदी जी ने भी आपको शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है जी, पूरे देशवासियों को इनके तरफ से शुभकामनाएं दी है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेज की बात चल ही रही है, तो आज ही के दिन यानी कि 3 अक्टूबर 1932 में इराक जो है वो इराक को इंडिपेंडेंस मिला था। किनसे? ब्रिटिश रूल से, और ओटमन अम्पायर जो था, ओटमन रूल से इनको इंडिपेंडेंस मिला था 12 सालों के बाद। ठीक है, तो 12 साल आई थिंक रूल किया होगा इन लोगों ने, और उसके बाद इराक को जो है इंडिपेंडेंस मिल गया। ठीक है जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। तो आज इराक अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी आरबीआई से। ठीक है, तो आरबीआई के जो एमपीसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो अब उन 3 के जगह जो है न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो पहले हैं राम सिंह जी जो कि डायरेक्टर हैं। आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रास्प नहीं करनी है कि वो कहाँ पे वर्क हुए थे या फिर वो कहाँ से आए हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो इकोनॉमिस्ट हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका वर्क कल्चर कैसा रहा है। ठीक है, बस आप नाम याद रखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो राम सिंह जी जो कि डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं, तो इनको जो है एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो सेकंड मेंबर हैं उनका नाम है सौगाता भट्टाचार्य जी जो कि इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और थर्ड नेम है डॉक्टर नागेश कुमार जी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो राम, सौगात और नागेश जी। ठीक है, तो इन तीनों को जो है एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, और इनका टेन्योर जो है वो 4 इयर्स तक रहेगा। जो न्यू मेंबर्स हैं वो रिप्लेस करेंगे किनको? मुंबई बेस्ड हैं आशमा गोयल जी को, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं जयंत वर्मा, और न्यू दिल्ली में सीनियर एडवाइज़र हैं शशांक भिड़े जी। तो इन कहाँ पे, हाँ, इन 3 मेंबर्स को रिप्लेस करेंगे राम सिंह जी, सौगात भट्टाचार्य जी और डॉक्टर नागेश कुमार जी। ठीक है, तो ये हैं आउट गोइंग पर्सनस और ये हैं आपके इन गोइंग पर्सनस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो उस एस्पेक्ट से भी आपको ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट का न्यूज़ देख लेते हैं। अनूप गुप्ता जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स का फोरम होता है उनके चेयरमैन के तौर पे अनूप गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सिंपल सी अपॉइंटमेंट सी न्यूज़ है। ठीक है, अब हम MCQs का रुख करते हैं। तो यस, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो किस स्टेट में नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है WEP। यस, किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया है और ये पहला स्टेट बन गया है जिसमें नीति आयोग ने वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसका एम क्या है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का? टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड नेटवर्किंग। तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और नेटवर्किंग ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। ठीक है, नेटवर्किंग इज़ बेसिकली कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करना, तो ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके उसके लिए नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तेलंगाना में WEP प्रोग्राम के तहत ये सब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो स्टेट न्यूज़ है ये। यूपी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है ये स्कीम लॉन्च की है। इसका प्राइमरी गोल क्या है ये आपको बताना है। इसके बारे में अपने अगले स्लाइड में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस स्कीम के रिलेटेड, बट लेट्स जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका एम है टू क्रिएट 10 लाख माइक्रो यूनिट्स एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? 10 लाख माइक्रो यूनिट्स बनाने हैं आने वाले 10 सालों में।
तो 10 लाख माइक्रो यूनिट्स छोटे छोटे जो हैं एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, छोटे बिजनेस फर्म्स बनाने हैं आने वाले 10 सालों में। इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, इन एंटरप्रेन्योर्स को अप टू 1 लाख ट्रेंड यूथ। तो जो ट्रेंड यूथ होंगे इस स्कीम के तहत, जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उन लोगों को 1 लाख रुपीज़ तक की हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। और एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा इस स्कीम के तहत, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड तक आपका एजुकेशन होना चाहिए, और जिन लोगों ने भी अप टू 12th अपनी एजुकेशन ख़त्म की है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। और ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री कैपिटल अप टू 5 लाख फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है 5 लाख रुपीज़ तक का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब आपसे उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होना कि 1 लाख ट्रेंड यूथ यानी कि जो 1 लाख लोग होंगे, ठीक है, 1 लाख जो यूथ इस स्कीम के तहत कवर किए जाएंगे उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख अमाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1 लाख यूथ को जो है वो सपोर्ट दिया जाएगा, यहाँ पे लोगों की बात की गई है और यहाँ पे पैसों की बात की गई है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्कीम के तहत, वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा, आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी असम से। तो असम में जो है टोटल 8 प्रोडक्ट्स को जो है वो GI टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करते पढ़ते हैं हम लोग। राइस बियर, तो यानी कि जो राइस से बियर बनाई जाती है, उसमें 3 तरीके के बियर्स को जो है GI टैग दिया गया है। पहला है बोडो जो ग्वारन, जिसमें हाईएस्ट अल्कोहल कंटेंट है। जो 3 इस कैटेगरी में राइस बियर के कैटेगरी में 3 GI टैग्स मिले हैं, सबसे अधिक अल्कोहल इसमें है। नेक्स्ट जो नेम है बियर का वो है माइब्रा जू बीडवी, ठीक है, और इसको जो है बोडो ट्राइब्स में सर्व किया जाता है इस बियर को। थर्ड बियर है बोडो जो गिशी, जो कि एक ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड बेवरेज है, ठीक है। तो नेम्स आप याद रखिएगा, बोडो जो गरवान, माइब्री जो बेडवी और बोडो जो कीशी, ठीक है। इन तीनों राइस बियर्स को जो है वो GI टैग मिला है। तो यहाँ पे हमने 3 GI टैग्स पढ़ लिए, ठीक है। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स रॉन्ग प्लीज़ बेयर विथ मी, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। तो बियर की कैटेगरी में 3 मिले, ट्रेडिशनल फूड के कैटेगरी में कितने हुए? 4, ठीक है, टोटल 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 कौन से फूड के कैटेगरी में दिए गए हैं? पहला है आपका बोडो नाफम, जो कि फर्मेंटेड फ़िश होती है और 2-3 हफ्तों के बाद ये जो है बन के तैयार हो जाती है, फर्मेंट किया जाता है इस फिश को, उसके बाद ये रेडी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ बोडो ओंडला, जो कि राइस पाउडर करी है, जो कि जिंजर गार्लिक के साथ बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फूड आइटम है बोडो ग्वाखा, जो कि बीवी सागू फेस्टिवल के दौरान इसको बनाया जाता है। और नेक्स्ट फूड डिश है बोडो नार्जी, जो कि एक सेमी फर्मेंटेड डिश है, जो कि जूट लीव्स के साथ बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पढ़ लिए और पिछले साइड में 3, तो 7 हो गए। और एक कौन सा है? टेक्सटाइल के कैटेगरी में से एक आपका GI टैग मिला है बोडो एरोनाइट, ठीक है, जो कि एक डेकोरेटिव क्लॉथ है, ठीक है। तो एज अ डेकोरेटिव आप अपने शरीर पे उसको पहन सकते हो, आई गेस, ठीक है। तो डेकोरेटिव क्लॉथ है बेसिकली, ठीक है। तो इन 8 नामों को आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज़ द वेट, आई थिंक क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया है, ओके लेट इट बी। अगर आगे के स्लाइड में आएगा तो हम उसको कवर, हाँ देखो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द आसाम रीजन हैज़ द हाइस्ट अल्कोहल कंटेंट? तो कौन सी राइस बियर में हाइस्ट अल्कोहल कंटेंट था? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोडो जो ग्वारन। हमने पढ़ा था, राइट, इस पे हाइस्ट अल्कोहल कंटेंट है, यू कैन सी दिस हियर, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था हाइस्ट अल्कोहल कंटेंट 16.11% अप्रॉक्सीमेटली इस पे अल्कोहल कंटेंट होता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लेट वासुदेव गीतांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन फॉर? तो ये जो अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रीब्यूशन टू विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए आपका ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब ये आपके न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज
जो ये अवार्ड है किनको दिया गया है, लक्ष्मण श्रेष्ठ, ठीक है। तो लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विजुअल आर्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने विजुअल आर्ट्स में जो है वो अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए लक्ष्मण श्रेष्ठ जी को ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक रेनाउंड इंडियन पेंटर थे, वासुदेव गीतांडे, इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो इस अवार्ड को प्रदान करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट नोटेबल रिकॉग्नाइजेशन डिड पापामल रिसीव इन 2021 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो पापामल जी हैं, इन्होंने 2021 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में रहा है, तो इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। अब ये क्यों आया है न्यूज़, बिकॉज शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 109। तो इनका जो है वो निधन हो गया है, ऑब्ituaries की ये न्यूज़ है, ठीक है। तो पापामल कौन थे, ये एक रेनाउंड ऑर्गेनिक फार्मर थी, ठीक है। इनको पद्मश्री 2021 में मिला था। पीएम मोदी जी ने भी कंडोलेंसेस अपने दिए हैं उनके डिमाइस पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द वेटेक्स 2024 एग्जीबिशन टेकिंग प्लेस इन दुबई। तो वेटेक्स 2024 ये जो एग्जीबिशन है ये कहाँ पे चल रहा है, लोकेशन याद रखना, दुबई पे चल रहा है, ठीक है। इस एग्जीबिशन का फोकस क्या है, यानी कि इस एग्जीबिशन में क्या कुछ हो रहा है, किसके रिगार्डिंग एग्जीबिशन है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगा, उसके ऊपर ये एग्जीबिशन चल रहा है, ठीक है। तो वेटेक्स यानी कि यहाँ से ही इसका फुल फॉर्म लिया गया है, WET और एनवायरनमेंट का एक्स उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वेटेक्स इन्होंने लिया है नाम, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा है, 1 to 3 अक्टूबर तक ये चलेगा, आज के दिन ख़त्म हो जाएगा ये। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है ये चल रही है एग्जीबिशन। और इसको ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी इसको ऑर्गेनाइज़ करवा रही है। 29 कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो हमने पढ़ा, इनोवेशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो इनोवेशंस आए हैं वो दिखाने के लिए इस एग्जीबिशन को जो है कंडक्ट किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन वॉट ईयर विल इंडिया होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। तो खो खो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट करेगा, पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है खो खो का, और वो इंडिया ही होस्ट करने वाला है। किस ईयर में वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, अरे कहाँ गया वो स्लाइड, वेट, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2025। तो 2025 में खो खो जो है पहली बार इंडिया खो खो वर्ल्ड कप कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन दोनों मिलके इस जो है वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेंगे। और 24 कंट्रीज़ 6 कॉन्टिनेंट्स से जो है पार्टिसिपेट करेंगे, सारे के सारे जो इसमें कंटेस्टेंट्स होंगे। और 16 मेंस टीम होंगी और 16 वुमेंस टीम होंगी। एम क्या है इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट करने का, ताकि खो खो को एज एन ओलंपिक स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया जाए बाय 2032 तक, ठीक है। तो 2032 में ऐसा एम करा जा रहा है कि खो खो को भी जो है एज एन ओलंपिक स्पोर्ट इंक्लूड करवाया जाए, ठीक है। खो खो जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आउटडोर गेम्स है, डेटिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक इंडिया से इसे खेला जा रहा है, ठीक है। तो आपने शायद स्कूल लाइफ में अपने खेला होगा खो खो, डू लेट मी नो कि आपने खेला है या नहीं। हमने तो बहुत ज़्यादा खेला था खो खो, ठीक है। ऐसे पीठ पे जाके खो खो करना होता है, राइट। और लाइन के कतार में लोग बैठे हुए होते हैं, जैसे कुछ गेम होता है, राइट। तो यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वन द इनॉग्रल एशिया पैसिफिक पेडल कप हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया। तो जो पेडल कप हुआ है कहाँ पे हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। इनॉग्रल एशिया पैसिफिक रीजन का ये पहला कप था, पेडल कप। आपको बताना है उसको किसने जीता है। यस, पेडल कप बेसिकली स्क्वॉश और टेनिस का मिक्सचर होता है, एक स्पोर्ट है, ठीक है। इसको किसने जीता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया ने ही इसको जीता है, होस्ट कंट्री ने इसको जीत लिया है, ठीक है। तो ये एशिया पैसिफिक पेडल कप वॉज द फर्स्ट कंपटीशन ऑफ इट्स काइंड इन द रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में ये अपने तरीके का पहला कंपटीशन है। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है, यानी कि 3rd पोजीशन पे रहा है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे जो है
कौन रहा, इंडोनेशिया रहा, ठीक है। ये जो है स्पोर्ट मेक्सिको में ओरिजिनेट हुआ था और पेडल इज़ प्लेड इन एन एनक्लोज्ड कोर्ट इज सिमिलर टू स्क्वॉश बट अ स्मॉलर कोर्ट साइज। सो स्क्वॉश की तरह होता है बट छोटा कोर्ट साइज होता है, ठीक है। मतलब खेलने की जगह जो है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्क्वॉश, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है। तो इसको कवर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव लाइक द सेशन, मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है एंड दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। इस न्यूज़ की तरफ आते हैं। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के, ठीक है। लिमिटेड ओवर्स जैसे कि T20 हो गया, ठीक है। तो उसमें से इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया है और मोहम्मद रिजवान इज़ लाइकली टू रिप्लेस हिम। अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, लाइकली है, बट शायद मोहम्मद रिजवान जो है इनको रिप्लेस करेंगे एज अ कैप्टन, ठीक है जी। सो नो, और भी न्यूज़ है यार, लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ नहीं थी। ओह, बैंकिंग से रिलेटेड आई थिंक और 2-3 न्यूज़ हैं। ओके, लेट्स जस्ट कवर। तो 50 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है लोन? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन दे रहा है। किस लिए? टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनहांस एक्सेस एंड वाटर स्ट्रेंथ, कम्युनिटी रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज। तो मेघालय में जो है प्रॉपर वाटर सप्लाई बना रहने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 50 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन जो है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को दे रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। लाइक बटन पे प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। So on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.